Welcome my dear students, welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir. Today students we are going to start unit number 10 organs of government. सरकार के अंग. As you know students, in a standard 8th you have a knowledge about the organs of government in a brief. बहुत संक्षिप्त के अंदर आपने organs of government के बारे में पढ़ा था. ठीक है. Which are the three organs of government? So basically legislature, executive and judiciary. These are the three organs of government in which legislature body is constituting a laws यानी कि वो नियम बनाती है. Executive body is implementing the laws यानी कि नियम को अमल करवाने का काम executive body करती है. And third one is judiciary. Judiciary यानी कि न्यायिक व्यवस्था कि जो अगर कहीं पे नियमों का भंग हो रहा हो, कानून भंग हो रहा हो, वहाँ पे ये नियम को अच्छी तरीके से पालन करने में मदद करती है. वन काइंड ऑफ सब्सिडरी बॉडी. ओके, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन वेरी डिटेल. 8th स्टैंडर्ड में जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था उससे कई ज़्यादा डिटेल के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ेंगे. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट the government, the organs of government and their power, their functions and their relation. Let us start without wasting so much time. One of the main objective of the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation, and at the same time to nurture and to protect the freedom and the fundamental rights of the citizens. इसमें स्टूडेंट्स हमें ये कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र हो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्र के अंदर कायदे और कानून की व्यवस्थाएं बनी रहे और इस व्यवस्था से सामाजिक कल्याण जो है वो अचीव किया जाए और उसी वक्त जो है हर एक नागरिक के मूलभूत अधिकार को और उनकी स्वतंत्रता को रक्षण मिले. For the progressive development of the state, it is necessary that all the three organs of the government, viz. The legislature, executive and judiciary, work in mutual unity, cooperation and coordination, so that the government can run its administration effectively and efficiently. इस पैराग्राफ में स्टूडेंट हमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य या तो राष्ट्र के सतत विकास के लिए ये एक चीज़ खास ज़रूरी है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये एक दूसरे के साथ सहकार से, एकता से और अपने परस्पर के कोऑपरेशन से काम करे कि जिसकी वजह से सरकार जो है वो अच्छी तरीके से अपना शासन चला सके. द लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉज, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द फ्रेम लॉज and the judiciary maintains law and order by punishing the people who violate the law. बहुत ही इफेक्टिवली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स. लेजिस्लेचर है वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव है वो इस कानून को अमल करवाने का काम करता है और जुडिशरी जो है वो क्या काम करता है कि अगर कोई इंसान इस नियम और कानून का भंग करे तो उसे सज़ा देने का काम करता है. यानी कि लोग जो है वो न्यायिक व्यवस्था के अंदर भरोसा करने लगे, क्योंकि अगर कानून है तो कानून का अमलीकरण भी होना चाहिए और अगर कोई कानून भंग करता है, ठीक है, तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए. द लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल. लेजिस्लेचर जो सेक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे यानी कि केंद्र के सरकार के अंदर संसद होती है और राज्य स्तर के ऊपर विधान परिषद होती है या तो विधान सभा होती है. द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर एंड द गवर्नर, the chief minister and his cabinet and administrative system at the state level. यानी कि संसदीय व्यवस्था जो है
जो कानून बनाने वाली बॉडीज़ है वो राष्ट्रीय स्तर पे संसद है और राज्य स्तर पे विधानसभा है। जबकि उस कानून का अमलीकरण जो कराना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान दिए गए हैं कि केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और उसकी मिनिस्ट्री होगी और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और राज्य स्तर के ऊपर गवर्नर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और उसके कैबिनेट मिनिस्टर और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके, स्टेट लेवल के ऊपर। वेयर एज इन द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, यानी कि जुडिशरी के अंदर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी कि मुख्य अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट। इन द मिडल आर द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, यानी कि बीच में राज्यों की हाई कोर्ट्स होती हैं। एंड एट द बॉटम देर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, और सबसे नीचे यानी कि तालुका और ज़िला लेवल के ऊपर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, ज़िला अदालत होती है और विशिष्ट अदालतें होती हैं। थस द जुडिशरी इज़ अ सेपरेट, independent and organized wall which is completely apart from the legislature and executive. जुडिशरी जो है वो सबसे अलग यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी से अलग स्वतंत्र और पूरा ढांचेदार एक व्यवस्था तंत्र है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से काफ़ी अलग है, अपने आप को अलग रखता है। इंडिया is a union of states. Third paragraph. India is a union of state. No state is completely independent and sovereign. यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत के अंदर जितने भी राज्य है वो अपने आप पे बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है और सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम और स्वतंत्र है तो वो भारत राज्य है। The Indian parliamentary system has divided the powers according to the principle of division of powers. भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंदर जो सत्ता है उसको सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत से समझाया गया है। बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। यानी कि कुछ सत्ताएं जो है अथॉरिटीज़ वो केंद्र सरकार के पास होती है और कुछ सत्ताएं जो है वो राज्य सरकार के पास होती है। सेंटर एंड द स्टेट सच दैट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव इज टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि केंद्र और राज्य जो है वो संपूर्ण रूप से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर एक दूसरे के ऊपर आधारित है। वेयर एज द जुडिशरी इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गन, जबकि न्यायिक व्यवस्था जो है वो इन दोनों ऑर्गन से अलग, स्वतंत्र और पक्षपात से कहीं दूर सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अ ब्रीफ वर्किंग ऑफ द 3 ऑर्गन्स। ओके, सो लेट अस स्टडी इट इन अ डिटेल। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। लेट अस स्टार्ट। The government carries out the function of the states and these are different from one another. The function of all 3 organs of government are different and all the functions required a certain expertise. यानी कि सरकार के जो ये 3 अंग है उन सभी का जो काम है वो अलग अलग है और हर एक काम को करने के लिए कुछ विशेषताएं ज़रूरी है। All the 3 organs of the government should be administered by different people and each organ should carry out its own functions. यानी कि ये तीनों जो अंग है गवर्नमेंट के उसका शासन अलग अलग लोगों से चलता है और हर एक ऑर्गन जो है उसका अपना अलग से कार्य है। बाय डिवीजन ऑफ पावर मिसयूज कैन बी अवॉइडेड, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से जो सत्ता का दुरुपयोग है उसे निवारा जा सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड powers between the 3 organs of the government in order to make the functions of government easy and efficient. ये ज़रूरी चीज़ है कि गवर्नमेंट के बीच में जो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो ज़रूरी है, यानी कि कुछ सत्ताएं जो है वो राज्य सरकार के पास होनी चाहिए, कुछ सत्ताएं जो है वो केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ईजी एंड एफिशिएंट, गवर्नमेंट का काम यानी कि सरकार का जो काम है वो सरल और एफिशिएंट तरीके से हो इसके लिए।
फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज, बट सम पावर्स आर सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी दैट द लेजिस्लेटर कैन नॉट मिसयूज इट्स पावर। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे कि संसदीय व्यवस्था के अंदर यानी कि लेजिस्लेचर के पास, द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्मुलेट लॉस, यानी कि हमारे लेजिस्लेचर बॉडी के पास जो है वो कायदे बनाने की सत्ता है, लेकिन कुछ पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास भी दिया गया है कि जो लेजिस्लेचर है वो अपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते, यानी कि जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है, एमपी है, वो अपने पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये सत्ता भी एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी को दी गई है। सिमिलरली, द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल होती है, उसके द्वारा पावर इस्तेमाल करने से, और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को पावर दे के कंट्रोल करती है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द लेजिस्लेचर। इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि भारत एक ऐसा गणराज्य है कि जिसके पास संसदीय लोकशाही है। हमारे यहाँ पे, हमारे भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्र के अंदर जो है वो पार्लियामेंट में देखा जाता है, यानी कि संसद में देखा जाता है, और राज्यों के अंदर जो है वो विधानसभाओं के अंदर देखा जाता है। द पार्लियामेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। जो भारत की संसद है वो सबसे ऊपरी बंधारण की व्यवस्था को मेंटेन करने वाली एक बॉडी है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि भारत की संसद में किन किन लोगों का समावेश होता है। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनका समावेश यहाँ पे होता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि विच आर द पीपल हु इज included inside the parliament, so parliament includes president, vice president, लोक सभा एंड राज्यसभा। ओके, चलिए। लेजिस्लेचर इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि एक तरीके की संसद, यानी कि अगर लेजिस्लेचर संसद के अंदर सिर्फ एक ही गृह हो, इफ द legislature is consisted of one house, it is called unicameral legislature. And if the legislature consisting of two houses, it is called bicameral legislature. Like us, like our parliament. यानी कि जिस संसद के अंदर दो गृह हो, लोकसभा और राज्यसभा भारत के अंदर है, तो ऐसे लेजिस्लेचर को कहा जाता है bicameral legislature. While the legislature which consists of one house, it is called unicameral legislature. Okay, let us understand. At the central level, the upper house of the legislature is called the Rajya Sabha and the lower house is called the Lok Sabha. केंद्र के अंदर जो ऊपरी गृह है उसे राज्यसभा कहा जाता है और जो निचला गृह है उसे लोकसभा कहा जाता है। At the state level, the legislature consists of legislative assembly and legislative council. राज्य के स्तर के ऊपर दो गृह होते हैं, एक विधान परिषद होती है और एक विधान सभा होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मुख्य जो राज्य है उनके पास सिर्फ विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं है। स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है, वहाँ पे
विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी शामिल है। Let us understand in a deep about legislature. First, legislature at the central level, parliament, लोक सभा। केंद्रीय स्तर पे जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसद के अंदर दो गृह होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें लोकसभा जो है उसके बारे में चलिए आइए समझते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा जो है वो संसद का निचला गृह है। The members of the Lok Sabha are the representative of the people who are elected through direct election. इस गृह को हिंदी भाषा के अंदर सदन भी कहा जाता है। तो अब से हम पढ़ेंगे ऊपरी सदन, उपला सदन और निचला सदन। ठीक है, संसद के ऊपले सदन को कहते हैं राज्यसभा और निचले सदन को कहते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो है वो लोगों का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व हमें दिखाता है, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो लोग चुन के आते हैं, उन लोगों का प्रतिनिधित्व हमें लोकसभा में दिखाई देता है। देयर आर इन ऑल 545 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर कुल मिला के 545 सभ्य होते हैं। आउट ऑफ द 545 मेंबर्स, 2 मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इन 545 सभ्यों में से 2 सभ्य जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होता है, कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, यानी कि बाहर के सदस्य भारत में जो नागरिकता का स्वीकार करते हैं, ऐसे सदस्यों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। सेकंड पैराग्राफ, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सदन के पहले सत्र को, यानी कि जब भी कोई सरकार चुन के आए, तो सरकार चुनने के बाद जो पहली मीटिंग होती है, यानी कि पहला सत्र जब मिलता है, तब पूरे सदन को, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को जो भारत के राष्ट्रपति है वो संबोधित करते हैं। बिसाइड्स दिस 2 ओकेजन्स द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड्स द पार्लियामेंट। इस 2 ओकेजन के अलावा जो प्रेसिडेंट है कभी भी संसद को संबोधित नहीं करते। The president can summon both the houses of the parliament, can withhold the proceedings of both the houses of parliament, and can even dissolve the parliament. यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी सत्ताएं है कि वो सदन की बैठक को बुला भी सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स यानी कि संसद की व्यवस्था को जो ये सदन है उसकी कार्य, उन दोनों के कार्य को रोक भी सकते हैं और पूरी संसद को डिसॉल्व यानी कि बर्खास्त भी कर सकते हैं। अ बिल विच हैज़ पास्ड थ्रू 3 रीडिंग्स इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस इट। यानी कि कोई भी बिल है वो कानून कब बनता है कि जब वो सदन में से 3 बार रीडिंग करके पास ऑन हो जाए, यानी कि संसद में उसे 3 बार पढ़ा जाता है और अगर सदन में बहुमत से वो पसार हो गया लोकसभा और राज्यसभा में से, उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए। अगर प्रेसिडेंट उसके अंदर सिग्नेचर कर देते हैं तब वो बिल में से कानून बन जाता है। लोकसभा इज़ नॉट परमानेंट हाउस, इट्स टर्म इज़ ऑफ 5 years। यानी कि लोकसभा जो है वो संसद का परमानेंट हाउस नहीं है, वो हर 5 साल पे उसके चुनाव आयोजित होते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, यानी कि 5 साल के पहले अगर उसे डिसॉल्व ना करना पड़े तो हर 5 साल के बाद उसके चुनाव आयोजित होते हैं। पिछली बार 2019 में हुए थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। हमारे संविधान के अंदर संसदीय व्यवस्था के बारे में लिखा गया है और उसमें लिखा है कि संसद जो है वो सर्वोपरि नहीं है, लेकिन जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर है। हैंस द पार्लियामेंट हैज़ टू एंजॉय इट्स पावर विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो भी व्यवस्थाएं संसद को दी गई है वो व्यवस्थाएं संसद जो है वो कुछ मर्यादा के अंदर उसको अपना सकती है संविधान के दायरे में रह के। इफ़ द लॉज फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। अगर संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कायदे कि जिसका
संविधान के अंदर उल्लंघन हो रहा हो तो उसके सामने कोई भी इंसान कोर्ट में जा सकता है, बिकॉज जुडिशरी इज द इम्पार्शियल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. If the court finds the framed laws against the provision of the constitution, the court can nullify the laws. यानी कि जुडिशियरी के पास ऐसी पावर है कि वो अगर ऐसा ठहराते हैं कि ये कानून जो है वो नागरिकों के सिद्धांत के और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो वो उस कानून को क्या कर सकते हैं, वो कानून को बर्खास्त कर सकते हैं, उस लॉ को ख़त्म कर सकते हैं. जुडिशियरी के पास इतनी पावर्स है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोकसभा की मर्यादाएं, उसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में और राज्यसभा के बारे में जानकारी लेंगे. टिल दैट टाइम, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.